नमस्कार। नमस्कार सर। प्रियंका जी, आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपके हाथ में 2-2 नौकरियाँ हैं। राजभाषा अधिकारी के रूप में आप चयनित हुए हैं और साथ ही साथ आप एसएससी जेएसटी के रूप में फाइनलिस्ट भी हैं। एसएससी जेएसटी एग्ज़ाम में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आप इन दोनों ही एग्ज़ाम्स के बारे में बताएँ, इसके आप किस तरह से तैयारी किया या सबसे पहले तो मैं एसएससी जीएसटी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी आपकी कैटेगरी क्या रही, आपका मार्क्स कितना आया और आप कौ का रैंक क्या रहा, ऑल इंडिया रैंक क्या रहा, आपको कौन-सा डिपार्टमेंट मिला? सबसे पहले इसके बारे में आप जानकारी दीजिए काफ़ी ब्रीफ में। हाँ। जी सर, मेरा नाम कुमारी प्रियंका है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की निवासी हूँ। और मैं अपना क्लास 12 तक मेरा सब्जेक्ट पीसीएम था। उसके बाद से मैं अपना सब्जेक्ट बदलकर हिंदी इंग्लिश रखी बीए में। और उसके बाद से मैं एमए की हिंदी से, फिर पीजीडीटी भी की हूँ इग्नू से, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी मांगता है एसएससी राजभाषा ट्रांसलेटर ऑफिसर बनने के लिए। और इसी के साथ मैं अभी बीएड भी कर रही हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी से। जैसे अच्छा। कि सर आप खुद ही बता दिए कि मैं अभी एसएससी 2022 वाले में जेटीयू में मैं सिलेक्टेड हूँ, मुझे कैग मिला है। और हुँ। आईपीपीएस एसओ में मुझे यूनियन बैंक मिला है इसी साल 2022 वाले में। अच्छा ये आ, बत हाँ, हाँ बताइए? जी सर, अगर मैं सबसे पहले अपना एसएससी जीएसटी के बारे में बताऊं तो सर ऑल इंडिया रैंक मेरा 411 है सर। हुँ। आ, और कैग में मेरा रैंक 136 है सर। हुँ, हुँ। और प्री में मेरे 150 मार्क्स थे। ठीक और है। मेरे इधर से मेंस में 110 मार्क्स थे सर। वाह! और कौन-सी कैटेगरी से आपका चयन हुआ है कि मेरा एचपी से शेड्यूल चलिए ट्राइब्स। बहुत बहुत बढ़िया। वेल आपका मार्क्स तो कहा जाए तो दोनों में ही अच्छा रहा है। आपका प्री में फिर से बताएँगे प्री में कितना मार्क्स रहा? 150 150 बहुत अच्छा मार्क्स है। और सेकंड पेपर अर्थात पेपर 2 में आपका 110 मार्क्स आया है। वो भी ठीक है जिस तरह से पेपर की जाँच हुई इस साल कि आपका मार्क्स अच्छा रहा। हुँ। अच्छा ये बताइएगा कि आपने ग्रेजुएशन में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स रखे हुए थे इसके लिए? जी सर, मैं जैसे कि पहले आपको बताई कि मैं ग्रेजुएशन में हुँ। हिंदी इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस रखी हुई थी। अच्छा। लेकिन मेरा मेन सब्जेक्ट जो था वो हिंदी था, हिंदी साहित्य। अच्छा हिंदी साहित्य था और आपने पीजी किया हिंदी साहित्य से? हाँ सर, हिंदी अच्छा साहित्य से। पीजीडीटी कब किया आपने? क्या पीजी के बाद किया या या पीजी करने के दरमियान ही किया था पीजीडीटी? नहीं सर, मैं पीजी के बाद की, क्योंकि पीजी जब मैं कर रही थी तो मुझे इस पोस्ट के बारे में पता ही नहीं था कि अच्छा। ऐसा भी कुछ होता है। तो फिर एमए करने के बाद मुझे पता चला और फिर मुझे पता चला कि इसके लिए फिर एक स्पेशल हुँ, हुँ। सर्टिफिकेट भी चाहिए जो कि डिप्लोमा होता है, तो उसके बाद में की डिप्लोमा अच्छा। ओह! तो एमए इसके के बाद। पहले हाँ, तो पीजी पीजी जब कर रहे थे आप, तो पीजी करने के दरमियान और उसके पहले किस तरह का एक तैयारी आप किया करते थे? कुछ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। किस तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे आप? सर उस समय मुझे बस इतना पता था कि हाँ सीजीएल क्रैक हुँ। करना है। मुझे ट्रांसलेटर के फील्ड में कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ पोस्ट वगैरह होता है। मेरे घर में कोई है भी नहीं और मैं जिस एनवायरनमेंट में रहती हूँ वहाँ पर भी किसी को इस सब पोस्ट के बारे में पता नहीं था सर। तो मुझे पता था कि मुझे सीजीएल क्रैक करना है, तो मैं उसके बेसिस पे करती थी। लेकिन कहीं मुझे मन नहीं लगता था कि मतलब मुझे ऐसा फील्ड चाहिए था जहाँ पर मैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम कर हुँ, सकूँ। हुँ। क्योंकि सीजीएल में फिर मैथ्स आ जाते हैं, जीएनजी के आ जाते हैं, जो कि मेरे फील्ड से बिल्कुल ही थोड़ा-सा हटकर है। तो मैं बचपन से ही कहीं न कहीं ट्रांसलेशन में और हिंदी साहित्य में, राजभाषा में मेरा रुझान रहा है। तो मैं सोचती थी कि मुझे कोई ऐसा फील्ड मिल जाए, जहाँ पर मैं अपने मन से और अपने लिए एक अलग पहचान बना सकूँ। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, जॉब लेना है तो कुछ भी पढ़कर जॉब ले लो। आप चूँकि कह रहे हैं बचपन से, तो लेकिन आप अभी तुरंत आपने कहा कि आपको पता चला पीजी के बाद, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है अपने आप में?
हाँ सर, कॉन्ट्राडिक्टरी में ये है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि ट्रांसलेशन बोलकर कुछ होता है सर, अच्छा ऐसा अच्छा कुछ मुझे पता नहीं था। लेकिन ट्रांसलेशन में मुझे रुझान है ये मुझे पता था अच्छा कि अच्छा मुझे ट्रांसलेट करना बहुत अच्छा लगता है, हिंदी पढ़ना अच्छा लगता हम्म है, इसीलिए मैं अपना सब्जेक्ट भी बदल दी ग्रेजुएशन में। लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि मतलब ऐसा भी फील्ड है जहाँ मैं अपना करियर बना सकती हूँ। ये मैं एमए जब मैं कर रही थी तो जो मेरा फाइनल सेमेस्टर था, तो मैं एसएससी का वैकेंसी, मैं एमए के बाद ही तैयारी के फील्ड में आई हूँ। उसके पहले मुझे थोड़ा बहुत सीजीएल के बारे में पता था कि ठीक है एमए के बाद मैं सीजीएल वगैरह की तैयारी करूंगी, ऐसा करके। तो जब सीजीएल की वैकेंसी आई तो मैं यहाँ एसएससी जीएसटी के क्राइटेरिया पढ़ी, तब जाकर मुझे पता चला कि नहीं, इस फील्ड में भी मैं अपने लिए अपना पहचान बना सकती हूँ। और फाइनली मुझे एक ऐसा क्षेत्र मिला जहाँ पर मैं अपने मन से काम कर सकती हूँ। फिर मैं अपने सीजीएल का जो डिसीजन था वो मैं बदल दी। अच्छा, तो आपने कहा कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। जीएसटी के बारे में जब पता चला उसके पहले आप सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, बात है नहीं ना? है, जैसे सोचे थे। हाँ, हाँ हाँ। तो नहीं नहीं, मतलब सोने की मैं करने वाली थी कि हाँ ठीक है, जब ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है करियर में कुछ तो करना पड़ेगा सर, तो अच्छा उसके लिए। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये जो ग्रेजुएशन कब किया, कौन सा ईयर में किया, ये बताएंगे? 2017 में मेरा पास आउट है सर। अच्छा, 2017 में। और फिर कोई गैप रखा था नहीं ना था पीजी जब कर किए तो? फिर 2019 में आपका पीजी हो गया होगा, है ना? हाँ, हाँ, अच्छा एक अच्छा। साल का मेरा गैप। हम्म। नहीं, 19 में नहीं, 2020 में मेरा पीजी हुआ है, एक अच्छा साल का अच्छा मेरा एक। गैप हो गया था। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो एक एग्जाम में नहीं दे पाई थी, मेरा तबीयत खराब हो गया था। अच्छा अच्छा। फाइनल जो बीए का जो फाइनल पेपर था, तो हम्म। इसके लिए मेरा वो गैप हो गया था सर। और 2021 नहीं कहा जाए तो 2022 में आपका पीजीडीटी का रिजल्ट आया है ना? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। 2021 में आया है सर। अच्छा अच्छा। 2022 में ही आया है सर, क्योंकि मैं 2021 दिसंबर की पास आउट हूँ सर। हम्म। तो मेरा 23/6/2022 को मेरा अच्छा वो प्रोविजन और प्लस मार्कशीट आया है, तो मैं अच्छा बच गई अच्छा। थोड़ा बहुत। चलिए। और उसी साल आपने दिया एग्जाम और एक ही अटेम्प्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, है ना? जी नहीं, अगर बोला जाए तो जैसे कि मैं बताई कि जब मैं एमए फाइनल सेमेस्टर में थी तभी मुझे पता चला कि ऐसा कोई वैकेंसी होती है, तो मैं उस समय फॉर्म डाल दी थी। और मैं अच्छा उस अच्छा। समय भी प्री और मेंस क्वालिफाई कर ली थी। उस समय जैसा कि एसएससी डीवी कराती थी, तो एसएससी ने मुझे डीवी से आउट कर दिया था कि मैं एलिजिबल हम्म। नहीं थी, क्योंकि उस समय मेरा अपियरिंग था हाँ। पीजीडीटी, इसीलिए। अच्छा, पीजीडीटी। पीजीडीटी अपीयरिंग नहीं, पीजीडीटी आपने उसमें एडमिशन ही लिया था, तो इसीलिए आप आउट हो गई, है ना, डीवी में? हाँ। हाँ, जस्ट एडमिशन, हम्म। हाँ, जस्ट हाँ एडमिशन ही ली थी। हाँ, हाँ जरूर जरूर, क्योंकि यदि आप पे अपीयरिंग रहती तो फिर तो उस समय तक रिजल्ट आ भी चुका रहता, है ना? और आप कंसिडरेशन भी मिलता, हाँ सर, है बिल्कुल। ना? जरूर जरूर। हाँ है ना? तो प्रियंका जी, ये चीज़ बताइएगा कि पेपर ये देखिएगा, जीएसटी पेपर की जो तैयारी कर रहे थे आप, दोनों ही पेपर्स का, तो आपने जैसा कहा कि आप अनुवादक परीक्षा की तैयारी के बारे में आपको पीजी के बाद पता चला, तो फिर क्या राजभाषा अधिकारी की भी तैयारी करने के बारे में आपको बाद में जी ही पता चला? जी सर, एकदम उसी साल मुझे दोनों के बारे में पता चला अच्छा सर, अच्छा अच्छा। सेम टू सेम। तो फिर आपने डिसीजन किस तरह से एक ही लिया? साथ मुझे बस आगे पीछे, लेकिन फिर आपने डिसीजन कैसे लिया कि आपको ऐसा नहीं लगा कि जीएसटी का पेपर जो भी है उसमें जो सिलेबस है, और इधर राजभाषा अधिकारी, आईबीपीएस राजभाषा अधिकारी या कोई भी बैंक के राजभाषा अधिकारी का जो पैटर्न होता है, एग्जाम का पैटर्न या क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा जी डिफरेंट होता है, तो इसके लिए आप किस तरह से तैयारी बिल्कुल किए, सर। है ना? कैसे आपने दोनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन में सामंजस्य बैठाया? जैसे कि सर, एसएससी जीएसटी में अगर बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोकस करें तो हमारा पेपर आराम से निकल सकता है, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अगर मैं आईबीपीएस एसओ की बात करूं तो उसका सिलेबस काफी वास्ट है। उसमें आपको इंग्लिश भी जो आने वाला है वो भी तगड़ा लेवल का आता है। हम्म ऑब्वियसली एसएससी जीएसटी की तुलना में टफ आता है, क्योंकि वो एकदम पीओ लेवल का आ जाता है सर। उसमें जो इंग्लिश आता है, इसी के साथ उसमें जो रीजनिंग आता है सर, वो भी टफ आता है, पूरा
लेवल जरूर। का, और जीएसटी के भी जो आता है वो भी पूरा टफ आता है। तो प्री हम्म, प्री में इधर मेरा हिंदी हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश जैसे कि मैं बीए में भी पढ़ी, एमए में भी पढ़ी, और मैं कुछ बच्चों को भी पढ़ाती थी, तो हिंदी इंग्लिश मेरा कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर था सर। और मैं कहीं ना कहीं सीजीएल के लाइन में जाना चाहती थी, तो जीएस जीके पे मैं थोड़ा बहुत फोकस करके रखती थी। और करंट अफेयर्स मेरे अंदर रोज पढ़ने का एक लत है कि हाँ मुझे करंट अफेयर्स रोज पढ़ना ही पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं मेरा करंट अफेयर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट था। और रीजनिंग भी मैं पहले सोच कर रखी थी कि हाँ मुझे सीजीएल के फील्ड में जाना है, तो मैं कहीं ना कहीं रीजनिंग भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करती थी बीच बीच में। तो रीजनिंग भी मेरा अच्छा खासा उस पर भी पकड़ हो चुका था सर। तो एसएससी जीएसटी के लिए मुझे ज्यादा टफ इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं बीए में 3 साल उधर हिंदी पढ़ी, फिर 2 साल फिर मैं हिंदी इंग्लिश हिंदी पढ़ी। तो मेरा जो हिंदी और इंग्लिश था उस पर मेरा पूरी तरीके से कमांड था। जी सर। और उसके बाद से मैं सोची कि अगर मैं एक एक घंटे करके अगर मैं रीजनिंग दूं और 1 घंटा करके जीएसटी के पर डे देती हूँ, और इंग्लिश में मुझे पता था कि एसएससी जीएसटी की तुलना में जो आईबीपीएस पेपर सेट करने वाला है वो बिल्कुल ही टफ आने वाला है। तो मैंने इंग्लिश को एसएससी जीएसटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा ही नहीं, मैंने उसे पूरा डीपली पढ़ने की कोशिश की कि मुझे इंग्लिश का पूरा अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, ताकि मैं एक ही तैयारी में इंग्लिश के एक ही तैयारी में मैं 2 एग्जाम निकालूं। मेरा मैं पहले से ही टारगेट लेकर चल रही, जब से मुझे पता चला कि हाँ ये दोनों ही फील्ड है जहाँ मैं अपना करियर बना सकती थी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं दोनों को साथ में लेकर चली। मैं देखी कि मेरा हिंदी अच्छा खासा तैयार है पहले से, इंग्लिश पर भी अच्छा पकड़ है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा रीजनिंग और जीएस पे अपना पर डे समय देना शुरू किया। तो इस तरीके से सर इधर से मेरा जीएसटी के और रीजनिंग भी कवर होते गया। और हिंदी इंग्लिश में तो पहले से पकड़ थी, 5 साल में पढ़ी हूँ, तो उसपे तो पकड़ था ही, तो आराम से प्री तक तो आराम से कहानी निकल गया। अब मेंस में आने के बाद मतलब बहुत सारा बर्डन बढ़ गया, क्योंकि दोनों का ही मेंस अलग अलग है सर, बिल्कुल ही दोनों में बोले तो अच्छा, कॉम्बिनेशन ये बस चीज थोड़ा थोड़ा सा, हाँ देखिएगा, कैंडिडेट्स इस चीज को जानना चाहते हैं, क्योंकि अब कैंडिडेट जो भी अनुवादक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोग इस चीज को जान गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीएसटी को लेकर के चला नहीं जा सकता, और चलना भी नहीं चाहिए। जी उसके सर साथ बिल्कुल। क्या है ना कि कुछ ऑप्शन भी लेकर के चलना चाहिए, जैसे राजभाषा अधिकारी हो गया, या जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हो गया, जेटीयू का जो एग्जाम हो गया, फिर इधर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम हुआ, कई तरह के उसके पास विकल्प है जाने के जी लिए। सर। लेकिन सब में क्या है कि थोड़ा थोड़ा पैटर्न, एग्जाम का जो लेकिन पैटर्न है हाँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल है तो सर। राजभाषा अधिकारी एक बेहतरीन विकल्प स्टूडेंट्स के पास हो सकता है एसएससी जीएसटी के अलावा, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं है ना। तो मैं जी सर। आपके थ्रू से मैं सारे कैंडिडेट्स को यह मतलब बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीएसटी की आप तैयारी करिए, जेटीयू की तैयारी करिए, लेकिन इसके साथ साथ आप राजभाषा अधिकारी को भी साथ में लेकर के चलिए। आप जल्दी ही चयनित होंगे। आप यदि दुर्भाग्यवश एसएससी जीएसटी में नहीं होता है तो फिर 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, यदि उसी के पैटर्न पर आप यदि पूरी तरह से रहते हैं तो। तो ये बताइएगा कि राजभाषा अधिकारी का जो एग्जाम का पैटर्न है, पीटी और मेंस और फिर उसमें इंटरव्यू, है ना, जी सर। है ना, तीन तीन लेवल में उसमें होते हैं। और जी इसमें सर। तो दो ही होते हैं, दो ही फेज होता है एसएससी जीएसटी वाला हाँ में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पैटर्न जो है, सिलेबस है, ये राजभाषा अधिकारी के लिए पीटी से लेकर के आप इंटरव्यू तक का किस तरह से कैंडिडेट को तैयारी करना चाहिए, ताकि वो राजभाषा अधिकारी के लिए खुद को पूरी तरह से फिट पाए, है ना। एग्जाम पैटर्न जरूर बताइएगा। जी सर। सर सबसे पहले अगर मैं क्वालिफिकेशन क्लियर कर दूं, क्योंकि बच्चों को क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए कि राजभाषा अधिकारी बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन से शुरू करूं तो सर इसमें पीजी चाहिए। आपके ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी या इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर आपका पीजी में भी हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। यहाँ पर आपका मीडियम सर्टिफिकेट से नहीं चलने वाला है, जैसे कि एसएसबी बोलता है कि चलिए कोई नहीं, आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया है, कोई नहीं, आप मीडियम सर्टिफिकेट लेकर आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर, यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका क्वालिफिकेशन पूरा क्लियर होना चाहिए कि आपका पीजी होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, और दोनों में ही हिंदी इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश एक एक सब्जेक्ट करके होना कंपलसरी है सर। ये क्लियर हो गया।
जरूर। हाँ, इसकी 3 लेयर है, प्री है, मेंस है और उसके बाद से इंटरव्यू। तो इसमें धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो प्री की अगर मैं बात करूँ सर, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी सॉरी इंग्लिश और आपके रीजनिंग और इसके साथ आपका जीएस के। और ये तीनों ही आपको पीओ लेवल के करने पड़ेंगे, क्योंकि पीओ का और एसओ का ग्रेड पे सेम होता है सर। तो ग्रेड पे सेम होता है, हर एक चीज सेम होता है, तो कहीं ना कहीं सिलेबस भी सर सेम होता है मैथ्स को छोड़कर सर। तो मैं अगर बच्चों को बोलूं कि आप एसएससी जीएसटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप वहाँ का इंग्लिश इजी होता है, मेरे लिए तो मुझे बहुत इजी लगा। लेकिन आप इंग्लिश को इजी तरीके से ना लेकर चले, आप इंग्लिश को बस एक ही मोटिव लेकर चले कि मुझे इंग्लिश में पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करना है, ताकि मैं एक तीर से दो निशान कर सकूं। मतलब क्या, मेरा इधर एसएससी भी निकल जाए और इधर मेरा आईबीपीएस एसओ भी निकल जाए और मुझे डबल मेहनत ना करना पड़े। लेकिन हाँ, आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको ग्रामर को पूरी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, उसके बाद वो कैप पे अच्छी से पकड़ होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल पर काफी ज्यादा फोकस होना चाहिए सर, क्योंकि रीडिंग इंग्लिश आईबीपीएस का काफी ज्यादा टफ लेवल का आता है सर। ये हो गया। उसके बाद से आपका जीएसटी के लिए आपको पर डे 1 घंटा करके 1.5 घंटा करके टाइम निकालना पड़ेगा। रीजनिंग जो है वो भी पीओ लेवल का आता है। आपको रीजनिंग आप हल्के में लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, रीजनिंग भी टफ आती है, तो आपको 1 घंटे रीजनिंग के लिए देना पड़ेगा। तो इंग्लिश तो चलिए काम निकल गया, क्योंकि आपने कॉमन कर दिया कि चलिए मैं एसएससी जीएसटी और आईबीपीएस को साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो आपका 2 सब्जेक्ट बच गया सर, एक हो गया आपका जीएसटी का और रीजनिंग। इसके लिए आपको 1-1 घंटा करके निकालना पड़ेगा। हाँ सर, और इसी के साथ आपको प्री के साथ ही आपको टाइपिंग शुरू करना पड़ेगा सर, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके मेंस में आपको टाइपिंग भी आता है 15 नंबर का। तो अगर आप सोचेंगे कि प्री के बाद मैं टाइपिंग शुरू करूंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है। आप लोगों को टाइपिंग पहले से ही शुरू करना पड़ेगा। तो वो पकड़ लीजिए, आपको आधा घंटा, मतलब 1 घंटा आपको रीजनिंग और 1 घंटा जीएसटी के और आधा घंटा 1 घंटा कम से कम आपको टाइपिंग। तो ये 3 घंटा आपको एसएससी जीएसटी के अलावा राजभाषा अधिकारी के लिए आपको पर डे निकालना ही पड़ेगा। हाँ, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि देखिएगा कि जहाँ तक का है कि प्री की बात है, तो प्री की बात है तो दोनों ही तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ जाता है कि वो जो मेंस की यदि बात करते हैं राजभाषा अधिकारी के लिए, तब उसमें जो आंसर्स लिखने पड़ते हैं वे कंप्यूटर पे ही लिखने पड़ते हैं, मतलब फीड करने पड़ते हैं आंसर्स को कंप्यूटर पे। इस कारण से आपने बोला कि टाइपिंग पर ध्यान देना होगा थोड़ा सा। टाइपिंग जो होती है ना, जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन हम बता रहे हैं सर, अब प्री क्वालिफाई हो गया सर। हाँ, लेकिन इसका जो कट ऑफ होती है वो थोड़ा कम जाती है, क्योंकि कैंडिडेट लेकिन मतलब कि कैंडिडेट ऑब्वियसली ज्यादा ही होते हैं, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक ठाक जाता है इसका कट ऑफ। फिर आपका जब प्री निकल गया, एक एडवांटेज है सर, क्योंकि इसका प्री बस क्वालिफाई होता है सर, आपको बस क्वालिफाई कर लेना है जैसे तैसे करके। आप प्री एक बार क्वालिफाई हो गई और उसके बाद से आपको मतलब 1 महीने का गैप मिलता है मेंस के लिए सर। मेंस में यहाँ पर 45 मार्क्स सर, राजभाषा के जितने भी अधिनियम है सर वहाँ, उसके बाद से जितने भी हमारे वो कैप्स है, जितने भी ऑफिशियल वर्ड होते हैं, बैंकिंग टर्म्स, हाँ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स, जितने भी ऑफिशियल वर्ड्स, हाँ उसके बाद से लॉ, ये सभी रिलेटेड वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आता है। उसके बाद से लाइन ट्रांसलेशन आता है। ये तो आपके 45 मार्क्स हो गए सर। और 15 नंबर के आपके पास 2 पैसेज दिए जाएंगे, एक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है सर। तो जो 45 मार्क्स जो मेंस की मैं बात कर रही हूँ, जो 45 मार्क्स है, ये तो एमसीक्यू, ये तो अभी भी वही आता है, सीबीडी ही आता है, आपको बस टिक करना है। लेकिन जो ये ट्रांसलेशन 15 मार्क्स का आता है सर, इसमें हम लोगों को क्या करना है, टाइप करना है। इसमें आपको पेन नहीं दिया जाएगा। तो मैं इसके लिए टाइपिंग करने के लिए बोल रही थी। और इसका जो पैसेज होता है ये 100 से 120, इस बार जो हमारा 2022 वाला जो पैसेज था वो 100 से 120 के लगभग वर्ड्स थे। हाँ 120, 120, 110 ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और अगर बात करें लेवल की, तो एसएससी जीएसटी के लगभग ही होता है, कोई ज्यादा भी टफ नहीं होता है। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारा टाइपिंग सही हो तो सर कहीं तो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मेंस।
तो मार्क्स मेंस भी बताते क्वालिफाई चले कर जाएंगे, मार्क्स भी बताते चले जाएंगे। हाँ सर, हाँ। 45 मार्क्स हम्म, इधर आपका सीबीडीटी हो गया, हम्म, और 15 मार्क्स आपका ये, तो मेंस हमारा 60 हम्म, नंबर के, चलिए। 60 नंबर के मेंस हो गया। अब जो 40 मार्क्स है वो हमारा इंटरव्यू के लिए है। हम्म, जब प्री मेंस का मार्कशीट निकल जाता है, जब रिजल्ट आ जाता है, उसके फिर 1 महीने का टाइम मिलता है हमें इंटरव्यू के लिए। हम्म, हम्म, अब असली खेला है इंटरव्यू में, क्योंकि हम्म, अब यहाँ पर आने के बाद हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है खुद पे धैर्य रखना, और यहाँ सिलेबस फास्ट हो जाता है हम्म, सर। अब यहाँ पर आपको एकेडमिक ज्ञान का पूरा यहाँ पर आपका हम्म, लिया जाता है कि आपको के पास कितना एकेडमिक ज्ञान है, आपने एमए में जो भी पढ़ा है, जैसे कि जितने भी फेमस राइटर्स हैं, उनके कविताएं, उनके पंक्तियां, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उसके बाद से हाल फिलहाल आप जिस साल में इंटरव्यू दे रहे हैं, उस साल में राजभाषा क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, राजभाषा से जितने भी प्रावधान है, जितने भी संकल्प है, मतलब राजभाषा का A to Z जितने भी सिलेबस है, मुझे जहाँ तक याद है सर, राजभाषा का अगर सिलेबस ले लूँ तो 23 से 24 चैप्टर्स है सर, वो पूरा हम्म, आपको एट द टंग कंठस्थ होने चाहिए, वो हो गया। उसके बाद से लिटरेचर पोर्शन क्योंकि हिंदी साहित्य लेकर रहे हैं, तो आपसे इंटरव्यू में हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपने अगर इंग्लिश साहित्य लिया है, इंग्लिश लिटरेचर अगर लिया है, तो आपसे इंटरव्यू में इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाएगा। तो उस पे आपको अब पूरा कमांड होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल का भी प्लस एमए लेवल का भी, क्योंकि वहां से आपसे प्रश्न उठाए जाएंगे। फिलहाल जिस साल में आप एग्जाम दे रहे हैं, उस साल में हिंदी जितने भी साहित्य जो बोला जाता है, लिटरेचर फील्ड में जितने अवार्ड्स दिए गए हैं, वो आपको पूरा एट द टंग याद होने चाहिए। हिंदी के क्षेत्र में सरकार कौन कौन सी योजनाएं निकाल रही है, या फिर क्या क्या किए जा रहे हैं, ये सभी चीजें इंटरव्यू में आ जाते अच्छा, हैं सर। ये बताइएगा कि आपका जो इंटरव्यू हुआ था, है ना, तो जी वो सर। वो कितने देर का हुआ था जी लगभग? सर, मेरा इंटरव्यू हाँ, सर वही 10 से 12 मिनट का। 10 से 12 मिनट। तो किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे? कुछ क्वेश्चंस को आप शेयर कर सकते हैं। हाँ सर, मेरे जो इंटरव्यू थे वो कोलकाता में थे, हम्म, वो पीएनबी बेंच नहीं लिए थे। तो उसमें मेरा 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। उसमें सबसे पहले तो अपने बारे में आप बताइए, तो मैं बोली हाँ बलिया का यहाँ। फिर उन्होंने बोला कि हाँ बलिया तो एकदम साहित्य का गढ़ ही है, तो मुझसे पूरा साहित्य ही पोर्शन उठाया गया था। अच्छा, तो अच्छा, साहित्य में पूछा गया था कि अक्के जी के पूरा उठाया गया था कि अक्के जी अच्छा, के बारे ये में बताइए, हम्म, उनकी पंक्तियाँ बताइए, कुछ फेमस, उनके पास उनको कौन-कौन से अवार्ड्स मिले हैं, उसके बारे में आप हम्म, बताइए। सबको बताइए, हमें बताइए। उसके बाद से हिंदी की लिपि क्या है, और उसके बाद से आप टाइपिंग कैसे करती है, हिंदी के हम्म, क्षेत्र में आप अपने बेहतर काम किस तरीके से कर सकती है, किस तरीके से करवा सकती है, हम्म। इस लेवल से पूछा गया था अच्छा, सर अच्छा, मुझसे। चलिए, पूरी तरह से आपका साहित्य पर ही आधारित आपका इंटरव्यू था, है ना? और बिल्कुल सर। अज्ञे जी के बारे में, चूंकि आप बलिया से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश तो कहा जाए तो लेखकों का एक गढ़ रहा, हिंदी जी सर। हिंदी एरिया रहा, तो उसी पर आधारित आपका इंटरव्यू चला और 10 से 15 मिनट का आपका इंटरव्यू चला। एक प्रश्न काफी कॉमन रहते हैं कैंडिडेट्स के लिए, देखिएगा कि चूंकि कंप्यूटर पे फीड करने पड़ते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, जी सर। टाइप करने पड़ते हैं, तो हिंदी से अंग्रेजी वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ना आप अंग्रेजी से हिंदी के लिए आप किस तरह से प्रैक्टिस किए हुए थे, वहां पर किस तरह का इंटरफेस मिला हुआ था, इसके बारे में बताइए, क्योंकि कैंडिडेट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर के। हाँ। तो जैसे हम लोग घर पे ही करते हैं, तो हम लोग हाँ, जो आईपीएस जो मांगते टाइपिंग मांगता है, वो आपका ये रहता है, मंगल रहता है। वो कुरुति हम्म, लेख जो होता है वो नहीं रहता है। तो वो मंगल में बहुत आसान होता है टाइपिंग करना, ये कोई हम्म, टफ नहीं है। आप 1 महीना भी अगर मन से कर देते हैं, 1 से 1.5 महीना, तो मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा। आपके पास इतना स्पीड हो जाएगा कि आप जो आधा घंटा टाइम दिया जाता है 2 पैसेज ट्रांसलेट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप 15 मिनट में, 15 15 मिनट में आप हिंदी इंग्लिश आराम से कर लेते हैं सर। तो वहां पर आपको मंगल दिया जाएगा। बताओ। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि किस तरह से टाइपिंग का थोड़ा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पे फिर मेंस में सिलेक्शन होगा, है ना? बिल्कुल सर, क्योंकि इसके जो मेल्स और इंटरव्यू के मार्क्स है, इन दोनों को जोड़कर आपका मेरिट हाँ, लिस्ट निकाला हाँ, जाएगा। ज़रूर, ज़रूर। ये तो हो गया कि अ, राजभाषा अधिकारी की तैयारी करने के लिए। इसमें आपका जो एक स्पेशलिस्ट जो पेपर है, जिसमें कि आपका राजभाषा अधिनियम हो गया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, लगभग कितने क्वेश्चंस आए हुए थे उसको लेकर के एग्जाम में? जी सर,
अगर मैं बात करूँ तो टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं, एक-एक नंबर के होते हैं। और इसमें सब मिला-जुला कर इस बार अगर मैं बोलूँ तो सर सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे सर, सिर्फ 3 क्वेश्चन। 3 मात्र से 3 4 क्वेश्चन। क्वेश्चंस। अच्छा 3 हाँ, से 4 हाँ, क्वेश्चंस। और यदि 3 से बात 4 किया जाए तो ट्रांसलेशन वन लाइनर ट्रांसलेशन की बात किया हाँ, जाए 1 तो लाइनर, हाँ, तो उसकी वर्ड टू संख्या वर्ड। हाँ, फिर वो कितने लगभग आए थे तो उसके पैटर्न के बारे में आप थोड़ा-सा शेयर कर दीजिए। हाँ, हाँ। सबसे ज़्यादा सर 1 लाइनर ट्रांसलेशन आया था हुँ, हुँ। और उसके बाद से वर्ड टू वर्ड लगभग 10 ट्रांसलेशन से सर। 12 तो डेफ़िनेटली आया होगा, है हाँ, ना? हाँ सर, एकदम हाँ। 15-16 ऐसे करके आए थे और इसके बाकी बाद आपका फिर वर्ड टू वर्ड। सिनोनिम्स आए होंगे, एंटोनिम्स आए होंगे, उसका फिर नहीं सर, इसमें एंटोनिम अंग्रेजी सिनोनिम्स नहीं आते सर। नहीं, 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 वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे हिंदी हिंदी में मान लीजिए कोई शब्द दिए गए हैं, तो उसका आपके पास ऑप्शंस होगा कि इस वो जो हिंदी मास्टर वर्ड है, उसका उसका अंग्रेजी निम्नलिखित में से कौन-सा होगा, है ना? हाँ सर, मेरा हाँ, वही वर्ड कहने टू का वर्ड मतलब हुआ। ट्रांसलेशन। तो उस तरह के जो प्रश्न है, उस तरह के प्रश्न लगभग 7-8 के करीब आपके वो इस तरह थोड़ा से होते हाँ, हैं, हाँ, ऐसे ही था है ना? एवरेज मिला-जुला कर सब। अच्छा ये बताइएगा टिप्पणी भी लिखने के लिए आया हुआ था कि टिप्पणी कुछ है ना वो पहले आता नहीं था सर, अभी तो नहीं आता नहीं आप नहीं जानते है सर, ना अब सब सिलेबस से हटा दिया। हाँ उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यदि कैंडिडेट से 3 चीज़ों पर फोकस करे है ना जैसे एक वोकैबुलरी हो गया है ना हिंदी से हुँ, अंग्रेजी अंग्रेजी से वो तो हिंदी सर मस्ट है है, ना मस्ट है। हाँ वो क्योंकि तो ये वोकैब्युलरी से एसएससी के वोकैब्युलरी हाँ से आईबीपीएस का अलग होता है वोकैब्युलरी टोटली टोटली डिफरेंट है सर। डिफरेंट है इसमें पारिभाषिक शब्द रहते हैं है ना हाँ, हाँ पारिभाषिक शब्द रहते हैं उसके बाद फिर आपका वन लाइनर ट्रांसलेशन हो गया इसके बाद हाँ, फिर आपका जो है ना अधिनियम से संबंधित राजभाषा अधिनियम से संबंधित जो आप कह रहे हैं कि मात्र इस बार 3 से 4 हार्डली 4 क्वेश्चंस रहे हाँ, होंगे हाँ, है ना हार्डली 4 क्वेश्चन। बाकी बाकी ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी पर ही बेस्ड क्वेश्चंस थे है ना तो जी सर। हाँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा जो भी सुन रहे हैं ज़्यादा ये हार्ड नहीं है राजभाषा अधिकारी की तैयारी भी एसएससी जीएसटी के पैरेलल ही कर सकते हैं हम्म, जी सर। हाँ थोड़ा-सा जैसा कि बताएँ प्रियंका जी बता रही है कि अंग्रेज़ी उसका टफ़ है। ऑब्वियसली बैंक का अंग्रेज़ी थोड़ा-सा टफ़ होता है। अंग्रेज़ी पर थोड़ा-सा ध्यान देना है, थोड़ा-सा अलग तरीके से उसका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन्स पर विशेष तरह रीजनिंग से स्किल। ध्यान देना पड़ेगा और रीज़निंग पर। और करंट अफ़ेयर्स की जहाँ तक बात है, तो करंट अफ़ेयर्स तो ऑब्वियसली आप यदि रेगुलर सब्सक्राइबर है डेली न्यूज़पेपर के, तो फिर इस तरह से आप अच्छा कर सकते हैं उसमें। तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि यदि आप एसएससी जीएसटी के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप राजभाषा अधिकारी के बारे में भी सोच सकते हैं है ना और सारा जी चीज़ सर। तो जान ही गए हैं सारा चीज़ तो प्रियंका जी तो बता ही दिए हैं कि किस तरह से तैयारी करना है उसका और लगभग आपने कहा कि एसएससी जीएसटी का जो भी समय आप दे रहे थे आप लगभग 3 से 4 घंटा यदि आप राजभाषा अधिकारी के लिए देते हैं तो सफिशियंट है वो है ना आप इतना ही दिया करते थे टोटल हाँ मिला सर, जुला एक्स्ट्रा करके आपको 3 से 4 घंटा लगेगा आईबीपीएस के लिए, हाँ तो टोटल आईबीपीएस मिला के लिए। जुला करके आप कितना समय दिया करती थी एसएससी जीएसटी और इसके लिए भी राजभाषा अधिकारी के लिए दिन भर में जी सर, जैसे कि मेरा जो टारगेट था कि मुझे कम टाइम में सिलेक्शन ले ही लेना है क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा टाइम टाँगना पसंद नहीं था। तो मैं पर डे मेरा वही 9 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटे ऐसे करके हो जाते हाँ थे सर पढ़ते। चलिए बहुत अच्छा है ना तो ये तो हो गया राजभाषा अधिकारी की बातें है ना अब एसएससी जीएसटी के बारे में प्रियंका जी बताइएगा कि एसएससी जीएसटी का पेपर वन हम जैसा कि आपने शुरू में हालांकि कह ही दिया कि आपने तैयारी किस तरह से किया आपका साहित्य आपका अपना विषय था तो साहित्य में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी अंग्रेजी भी चूंकि आप राजभाषा अधिकारी की जब तैयारी कर रहे थे तो इसका अंग्रेजी काफ़ी काफ़ी उसके बनिस्बत है ईजी ईजी रहता है तब जब उसकी तैयारी आप कर रहे थे तो ऑब्वियसली इसी के साथ आपकी इसकी भी तैयारी हो गई है ना तो ये पेपर वन में की हो गई तैयारी और जहाँ तक की बात है पेपर टू की है ना पेपर टू पूरी तरह से दक्षता आधारित पेपर है स्किल बेस्ड जी पेपर सर। है आपको उधर भी राजभाषा अधिकारी के भी क्वेश्चंस को लेकर के चलने थे और इधर एसएससी जीएसटी पेपर टू की भी तैयारी को लेकर के आपको गंभीर होने थे तब ये बताइएगा इसके लिए आपकी रणनीति क्या रही थी पेपर टू के लिए क्या सोचा प्री के बाद जब डेट निकले मेंस के लिए सर 1 महीने के लगभग हमारे पास टाइम थे। तो सर उस 1 महीने में मैं सब कुछ छोड़ दी थी। मैं बस एसएससी जीएसटी को ही अपना पूरा बना ली थी कि अब मुझे फिलहाल के लिए क्योंकि जैसे कि थोड़ा-सा टाइम गैपिंग होता है कि मतलब उसके पेपर 31 दिसंबर को था इस बार।
हम्म, 31 दिसंबर को प्री था। और हमारा यहाँ पर 10 दिसंबर तक हमारा मेंस खत्म होने वाला था। तो मैं सोच ली थी कि मेरा सिलेबस पहले से कंप्लीट है, मेरे पास 20 दिन उधर मिलेगा तो मैं उधर जमकर तैयार कर दूंगी। तो मैं इधर से क्या की थी कि लगभग 20 से 25 दिन के लिए मैं अपना आईबीपीएस छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा अच्छा, आईबीपीएस पहले से थोड़ा बहुत पकड़ था उसपे। तो मैंने उधर वो छोड़ दी थी 20 से 25 दिन के लिए, और मैं पूरा अपना इधर ऐसे पे मैं पूरी तरीके से फोकस थी। लेकिन मैं उधर से करंट अफेयर्स और टाइपिंग ये दो मैं नहीं छोड़ी, वो मैं करते रही, क्योंकि ये दो पे जो है ना कि करंट अफेयर्स अगर आप छोड़ दीजिएगा तो वो कहीं ना कहीं आप हाँ, नहीं कवर अप कर दिक्कत पाइएगा। होगी, हाँ और चलिए। टाइपिंग में भी वो क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो हम्म, वो मैं कैसे कर 2 घंटा करके टाइम निकाल लेती थी। इसके अलावा मैं मेरे पास जितने भी टाइम थे मैं पूरी तरीके से अपना ऐसे राइटिंग पे लगाती थी, क्योंकि मैं पढ़ने के साथ साथ राइटिंग करने पे विश्वास करती थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मैं लिखूंगी नहीं तो मैं पेन एग्जाम हॉल में जाकर मैं बिल्कुल भी अपना पेन नहीं चला पाऊंगी। तो मैं जितने भी ऐसे पढ़ी और मैं सारे ऐसे क्यों लिखी, जैसे आपके जितने भी आनंदम ट्यूटोरियल के जितने भी आपने ऐसे दिए थे सर, उसके बाद से आपने जो यूट्यूब पे टॉपिक्स बताए थे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिसके ऊपर मैंने अपना पेन नहीं चलाई थी। मैं सबके ऊपर पेन चलाकर ही गई थी चलिए। एग्जाम कितने हॉल में। लगभग आपने ऐसे तैयार किए हुए थे इन टोटैलिटी? हाँ सर, अगर मैं बात करूँ तो लगभग मुझे नहीं लगता लास्ट के 3-4 साल के जितने भी थे टॉपिक वो मैं सारे कर ली थी। लगभग आपके प्लेटफॉर्म से सारे कर लिए थे। और करेंट जितने भी मुद्दे थे सब मिला जुला कर, जहाँ तक मुझे लगता है कि 50-60 हो गया होगा ना, मतलब ऐसा लग तो रहा है हाँ मुझे। हाँ, जरूर जरूर 60 के करीब तो डेफिनेटली कर लिए होंगे, और हाँ सर। इतना इतना तो करने की आवश्यकता भी है ना। कुछ हम्म, लोग एकदम हाईली गेस्ड क्वेश्चन के पीछे लगे हुए रहते हैं कि 15 से 20 से अगर टॉपिक्स मिल जाए और उसी से आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है ना कि कैंडिडेट्स रिस्क लेते हैं। और ये चीज़ बताइएगा प्रियंका जी कि जनरली क्या है ना कि कैंडिडेट्स एक बहुत बड़ी भूल करते हैं कि पेपर वो सोचते हैं कि जब तक कि हमारा पेपर वन का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता है तब तक पेपर टू की तैयारी करने से कोई फायदा है नहीं, है ना। ऐसे कैंडिडेट्स को आप किस तरह का सलाह देना चाहेंगे? सर देखिए, अगर मैं बताऊं तो जब आप मॉक्स लेकर बैठ, सबसे पहले आप जब तैयारी करने बैठ रहे हैं तो सबसे पहला चीज आप पहले मॉक्स दीजिए। हम्म, हम सबको बोलेंगे, जैसे कि मैं भी जब डिसाइड की कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो सबसे पहले मैं मॉक्स दी, और मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को निकाली। जब आप मॉक्स दे रहे हैं तभी आप एनालिसिस कर ले रहे हैं कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सर मैं जिस दिन प्री देकर आई हूँ सर, उसी दिन दोपहर को ही मैं आपका बैच ले ली थी मेंस का, क्योंकि अच्छा, मैं पूरी कॉन्फिडेंस थी कि मेरा प्री अच्छे से निकल जाएगा और मैं पेपर 2 के लिए बैठने वाली हूँ। तो जब आप मॉक्स लगा रहे हैं तभी आपको अपने बारे में पता चल जा रहा है कि आप क्वालिफाई करने वाले हैं या नहीं है, तो फिर आप क्यों रिजल्ट के लिए वेट करोगे। मुझे तो नहीं लगता, आप अगर पेपर 1 के रिजल्ट के लिए वेट करोगे तो आप कहीं ना कहीं पेपर 2 को डैमेज कर रहे हो। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि जब आप मॉक्स दे रहे हो तभी आप एनालिसिस कर ले रहे हो कि आपका प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। जब आपको पता है कि प्री निकल जाएगा तो आपको एक दिन भी वेस्ट ना करते हुए उसी दिन से मुझे लगता है कि मेंस के लिए लग जाना चाहिए, जैसे कि मैं लग गई थी सर। और शायद सर आपको याद भी होगा, मैं फोन की थी कि हाँ मैं अभी प्री देकर आई हूँ, मुझे आपका बैच लेना है, सर हाँ हाँ कैसे हाँ, कैसे करें। याद है। हाँ। चलिए, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कहा कि देखिए, पेपर वन में आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है आपको तो पता तो चल ही जाता है ना, क्योंकि उसका अंदाजा आप अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अभी एक्सपीरियंस्ड नहीं हुए, है ना। बिल्कुल क्योंकि आप मॉक्स यदि ले रहे हैं, फुल मॉक्स ले रहे हैं, तब आपको अपने मार्क्स से समझ में आ जा रहा होगा कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, जनरली एवरेज कितना जा रहा है। उसके आधार पे आप अपना रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आप पकड़ करके चल सकते हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्जामिनेशन के बाद आपको तो खुद ये पता लग जाना चाहिए और लग ही जाता है कि आप क्वालिफाई इसके लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली यदि आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तब तो फिर तो पेपर टू के लिए एक जरा सा भी वेट करने की आवश्यकता नहीं है ना। फिर भी प्रियंका जी ऐसा है कि मान लीजिए पेपर वन का रिजल्ट हो गया, है ना। पेपर वन का एग्जाम आपने दे दिया, इसके बाद भी जो समय मिलता है वो उतना भी नहीं समय मिलता है जिससे कि बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी हो सके।
तो ये बताइएगा कि क्या आपने पेपर 2 की तैयारी जस्ट आप पेपर 1 के एग्ज़ाम देने के दूसरे दिन से ही स्टार्ट किया, या उसके लिए पहले से आप कुछ ना कुछ तैयारियाँ कर रहे थे? बिल्कुल ट्रांसलेशन को सर। लेकर के, एसे को लेकर के कुछ-कुछ हम्म, पढ़ाई कर रहे थे अ, कि अचानक आपने स्टार्ट किया पेपर 1 का रिज़ल्ट नहीं में सर। एग्ज़ाम देने के बाद प्री ही? हुँ, प्री जब से मुझे पता चला कि हाँ मुझे ऐसा करना है, तब से मैं अपना धीरे धीरे रुझान ऐसे की तरफ लाती गई। हुँ, और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि द हिंदू आता है न्यूज पेपर, आप वहाँ जाइए। और अभी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे से टॉपिक्स आ रहे हैं, मतलब हुँ, बहुत वहाँ का एडिटोरियल पोर्शन में, सर वहाँ पर एडिटोरियल पोर्शन जो है, वहाँ का जो हेडिंग्स होते हैं ना, वहाँ हुँ, पर पर डे दो दो करके आता है, दो तीन करके आता है उसमें। तो मैंने अपना निबंध वहीं से शुरू की, हुँ, क्योंकि वहां पर पूरा करंट मुद्दे देते हैं सर टॉपिक में। जैसे मैं कल रिसेंटली पढ़ी कि न्यायपालिका में महिलाओं के क्या रोल है। तो ये हुँ, कहीं ना कहीं अच्छा मुद्दा है, ये ऐसे का टॉपिक बन सकता है कि ये ऐसे का पढ़ना मुझे ट्रांसलेशन में, साथ साथ ग्रामर में, वो कैब में, ये सभी चीज क्या था, एक दूसरे के साथ लिंक था। तो अगर आप पहले से ही अगर शुरू कर दीजिएगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है, हुँ, क्योंकि हर एक चीज में लिंक है। ऐसा ट्रांसलेशन अगर आप सर ऐसे पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसमें आप नए वर्ड्स को जान पा रहे हैं, एंटोनिम्स जान पा रहे हैं, सिनोनिम्स जान पा रहे हैं, स्पेलिंग्स देख रहे हैं, जो कि हमारे प्री में आने वाले हैं सर। हुँ, हुँ, तो हुँ। अगर हम लोग हर एक चीज को एक दूसरे के साथ लिंक कर दे तो मुझे नहीं लगता कि डिफिकल्ट होगा, हम हुँ, लोग हुँ, आसानी से हुँ, निकाल हुँ। सकते हैं। सही बात है ना? तो और देखिएगा कि पेपर 2 की तैयारी करने के लिए आपको पहले से ही तैयार होकर के रहना पड़ेगा, है ना? न्यूज़पेपर वगैरह ज़रूर खरीदें, उसके जो भी टॉपिक्स है, एडिटोरियल्स है और सभी तरह के जो भी टॉपिक्स जो रिसेंट जो चल रहे हैं, और ऐसे जी भी सर। एग्ज़ाम्स में जो टॉपिक्स देते हैं उसमें से 2 से 3 टॉपिक्स तो डेफ़िनेटली करंट से ही रिलेटेड होते हैं। एकदम सर, है ना? एकदम मुद्दा। हाँ, तो यदि आप न्यूज़पेपर से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे तो ऑब्वियसली आपसे कोई टॉपिक छूटेगा ही नहीं। सब टॉपिक्स आपके फ़ैमिलियर ही लगेंगे और आप उसको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा प्रियंका जी, एग्ज़ाम में आपने सबसे पहले कौन-सा सेक्शन को आपने टच किया पेपर 2 में? पहले ट्रांसलेशन को टच किया या ऐसे को टच किया? अगर जी सर। जो भी अ, आपने पहले टच किया तो क्यों टच किया? सर, जैसे कि मुझे ट्रांसलेशन में कमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं बचपन से ही ट्रांसलेशन में हुँ, काफ़ी ज़्यादा माहिर हूँ। कुछ भी देखती हूँ तो ट्रांसलेट करने लगती हूँ, ये मेरा हॉबी है। तो मैं सबसे पहले ट्रांसलेशन पोर्शन को टच की, हुँ, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रांसलेशन ही ऐसा फील्ड है जहाँ मैं अपना टाइम बचा सकती हूँ। यहाँ हुँ, पर मुझे कहानियाँ नहीं रचनी। यहाँ मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख सकती। अगर वो 120 वर्ड्स के हैं तो मुझे 120 वर्ड्स ही लिखने हैं, 150 वर्ड्स है तो मुझे 150 वर्ड्स ही लिखने हैं। हुँ, और अ, ट्रांसलेशन में भी मैं सबसे पहले अपना हिंदी वाला पकड़ी, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश करना मेरे लिए ज़्यादा आसान होता था। तो मैं कोई भी नेगेटिव को लेकर अपने आप को डिमोरलाइज़ एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना चाहती हुँ, थी। हुँ, मैं अपने अंदर की एनर्जी को 2 घंटे तक बरकरार रखना चाहती थी। इसीलिए मैं सबसे पहले ट्रांसलेशन फील्ड इसलिए चूज की, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहीं से टाइम को बचा सकती हूँ, और ये टाइम बचाकर मैं ट्रांसलेशन में अगर दूं तो वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगा। तो मैं सबसे पहले ट्रांसलेशन पकड़ी, और ट्रांसलेशन में भी सबसे पहले मैं अपना हिंदी टू इंग्लिश की, फिर इंग्लिश टू हिंदी की, और हुँ, फिर एसे में भी मैं वैसे ही की, पहले हिंदी टू इंग्लिश की एसे राइटिंग में। पहले मैं हिंदी वाला कंप्लीट की, और हुँ। फिर मैं इंग्लिश वाला कंप्लीट की। अच्छा, अच्छा। ऐसे। अच्छा, ये बताएँगे कि जो ट्रांसलेशन का जो खंड था, तब उसमें आपने कितनी देर लगाया था लगभग? याद देखिए होगा सर, तो ज़रूर आप ये बता इस सकते बार हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा, हुँ, बिल्कुल सर पूरा याद है। पूरा पूरा ही एक-एक मोमेंट याद है एग्ज़ाम हुँ, हॉल का। हुँ, तो क्या है कि इस बार मैं घर से प्लानिंग करके गई थी, और मैं घर पे भी मॉक्स दे दी थी, तो मैं सोच ली थी कि मुझे तो 50 मिनट में 40 से 50 मिनट में अपना ट्रांसलेशन निपटा देना है, और बाकी का टाइम मुझे अपने एके पे देना है, जो भी टाइम मेरे पास बचेगा। हुँ, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा जैसे कि पैसेज इस बार का टफ था, लेंथी था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं इसके पहले वाला भी पेपर दी थी, वो कहीं न कहीं ईज़ी था। इस बार मेरे पूरे 55 मिनट लग गए थे, तो मैं कहीं न कहीं डर गई थी कि 10 मिनट तो मेरे हाथ से निकल गए। हुँ, लेकिन हुँ, फिर हुँ, भी मैं तो मेरा ट्रांसलेशन में
55 मिनट्स लग गए थे और बाकी टाइम मैं अपना एसी पे ली थी। चलिए, बहुत अच्छा, है ना? 55 मिनट्स आपने मिला-जुला करके दिया हुआ था अनुवाद खंड में। चलिए, बहुत अच्छा है। आधा-आधा घंटा के करीब आपने दिया, है ना? चलिए, आपका सक्सेस का मंत्रा क्या है? वही सिर्फ़ बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं पर डे 1 घंटा करके ग्रामर दोनों ही कॉन्सेप्ट हुँ, देती थी 1-1 घंटे करके। दोनों ग्रामर के लिए, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पहले आप एक बार टेस्ट दे लें और आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को पहले जान लें और उसे कहीं न कहीं डायरी में नोट कर लें कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है। फिर आपको ग्रामर के जितने भी दोनों ही ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं, मैं दोनों को 1-1 घंटा करके देती थी और फिर 1-1 घंटा प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आप जो भी चैप्टर जैसे आपने प्रोनाउन पढ़ लिया तो सिर्फ पढ़ने से नहीं चलेगा सर। उस पे अगर हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, हुँ, एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो वो कोई रूल पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर 1 घंटे में ग्रामर दोनों 1-1 घंटे हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के लिए देती थी और फिर मैं 1-1 घंटे दोनों के प्रैक्टिस के लिए देती थी सर। उसके बाद आपको रीडिंग स्किल जो आपका रीडिंग स्किल है उसमें तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगज़ीन पढ़ना है। मैं मैगज़ीन वगैरह भी पढ़ती थी, कुरुक्षेत्र वगैरह। अभी भी पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं और उसके बाद से आपको वोकैब पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए क्योंकि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स काफ़ी हद लेवल पे आते हैं, तो मैं हुँ, वहाँ से ब्लैक बुक में प्रेफ़र की थी। मैं वहाँ से मैं वो पूरा बुक ही पढ़ ली थी। तो वो बुक कहीं न कहीं सभी बच्चे पता होगा ब्लैक बुक के बारे में सब कोई जानता है। तो वहाँ से मैं अपना वोकैब तैयार की थी। तो ऐसे करके ग्रामर भी निकल गया और हुँ, ऐसे के लिए तो आपको स्टार्टिंग से ही आपको ट्रांसलेशन के लिए तो आपको स्टार्टिंग से ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहने हैं। ऐसे हुँ, अब ठीक है आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे स्टार्टिंग से ही रीडिंग करते रहती थी कि एटलीस्ट रीड करके रखूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में रह गया कि हाँ मैंने कहीं कहीं पढ़े, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। तो वो जब मैं लिखने बैठूंगी तो वो ब्रेन में लगता है मेरे को भी साथ में लेकर चलना चाहिए जैसे कि मैं चली थी हुँ, प्री और मेंस दोनों को एक साथ। लेकिन जब एक बार प्री हो गया तो मैंने पूरा पूरा फोकस अपना मेंस पे दिया। तब मैं प्री के टाइम में हालांकि हमें प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है तो मैं ऐसे लिख नहीं पाती थी। तो इसीलिए जब मेरा मेंस प्री खत्म हुआ उसके बाद ही मैं मेंस का अपना पूरा लिखने का काम मैं प्री के बाद की हूँ, लेकिन पढ़ने वाला काम मैं पहले से ही शुरू कर दी थी प्री के साथ ही। यही मेरा चलिए। बात। फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई हो। आप को आनंदम ट्यूटोरियल्स और बैंकविज़ की तरफ से आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत ही शुभकामनाएँ। हुँ, चलिए। ओके, थैंक यू फॉर योर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।